नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पॉप नेशन और वैल्यू नेशन पॉडकास्ट पे। मैं हूं आपका होस्ट तरुण मिश्रा और आज हमारे साथ शो पे एक बार फिर से हमारे पुराने मित्र विशाल वर्मा जी सीधा पुणे से उड़ के आए हैं। आज पर्पस थोड़ा अलग है, थोड़ा डिफरेंट है। विशाल वर्मा की एक नई किताब, क्या कह सकते हैं आपकी पहली किताब, मून स्ट्रिंग्स रिलीज हुई है और उसी के ऊपर थोड़ा विस्तार में चर्चा करने के लिए कि किस तरह की उसके अंदर पोइट्रीज और किस तरह की उसमें कहानियां उन्होंने लिखी हैं और उसका इंस्पिरेशन उनको कहाँ से मिला है, इसी पे बात करने के लिए विशाल वर्मा जी आज हमारे साथ पॉप नेशन के स्टूडियो में एक बार फिर से जुड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वापस पधारने का यहाँ पर। पिछली बार तो थोड़ा हमने फेमिनिस्टों को पेला था, इस बार थोड़ा हम लोग जो हैं कुछ अच्छी वैल्यू की बातें करते हैं। नहीं, वो भी वैल्यू की ही बात थी। हाँ, वैल्यू की बात तो थी, बट वो वैल्यू की बात थोड़ी सी एक अलग डायरेक्शन वाले लोगों के लिए थी। कुछ लोग आके बैश करने लगते हैं, फेमिनिस्ट आ जाती हैं, बैश करती हैं। बट मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, कोई टेंशन नहीं भाई, करते रहो बैश, मैं तो बोलता रहूँगा। देखिए, सच दबना नहीं चाहिए, सच दबना नहीं चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। सच से मुझे याद आया कि मून स्ट्रिंग्स के अंदर आपका कौन सा मूड था, कौन सा सच था जिसको सोच के आपने पहले इस किताब को जन्म दिया है? पहली बात तो मैं ये किताब सोच के नहीं लिखी थी। ये एक राइटिंग चैलेंज आया था कंट्री वाइड, जो मैं जीत गया था। एंड उसका यही पार्ट था दैट जो भी जीतेगा दे विल पब्लिश अ पोएट्री बुक। सो पोएट्री तो मैं क्लास 10 से लिख रहा हूँ, जैसा कि आप जानते हैं। एंड 2 एंथोलॉजीज में भी आ चुका हूँ मैं, बट वो कम्प्लीटली मेरे बैनर के अंडर नहीं था। आई हैव ऑलवेज बीन मोस्टली इन सॉन्ग राइटिंग एंड एवरीथिंग। तो बुक ऐसे पोएट्री बुक लिखने का देयर वाज नो थॉट, बिकॉज आई एम राइटिंग ए नॉवल राइट नाउ, पर ये नहीं सोचा था। तो फिर आई वाज गिवन अ टाइम ऑफ आई गेस 30 days और समथिंग कि उसमें मैं अपनी पोएट्रीज लिख सकूँ, कल्मिनेट कर सकूँ एक। देन आई स्टार्टेड राइटिंग, और इसमें कुछ पुरानी भी पोएट्रीज हैं जो मैं पहले लिख रखी हैं, जो आपने पढ़ी होंगी, बाकी लोगों ने नहीं ऑब्वियसली। सो इट्स बेसिकली एक कम्बिनेशन है पोएट्रीज का। काफ़ी पोएट्रीज हैं, मून रिलेटेड पोएट्रीज हैं, दैट्स वाई द नेम मून स्ट्रिंग्स। और शॉर्ट स्टोरीज भी है इसमें, विलेज रिलेटेड एंड कॉलेज रोमांस रिलेटेड। सो आई थिंक रीडर्स को बहुत पसंद आएगी ये किताब। तो मून स्ट्रिंग्स बेसिकली मून से ऐसी कौन सी इंस्पिरेशन थी कि मून, चांद को स्पेसिफिकली आपने उठा के जो है उसको कहा कि भैया तुम पे किताब लिखी जाएगी, ऐसा क्या? देखिए, चांद तो मेरे को हमेशा से बहुत पसंद आया। अच्छा, ऐसा क्यों है? ये बहुत लोगों से मैंने सुना है कि चांद उनको पसंद है, मगर कारण क्या है चांद का? देखो, मेरे को चांद पसंद है क्योंकि जो चीज़ दूर होती है वो खूबसूरत लगती है। अच्छा, तो फिर जुपिटर और सैटर्न भी थोड़े से दूर हैं, वो और हमें दिखते नहीं है ना। अच्छा, चांद हमेशा देख सकते हैं। चांद हमेशा पोएट्स के लिए एक प्रतिबिंब जैसा रहा है, यू कैन सी। मिस्ट्री रही है उनके लिए हमेशा से, तो उस मिस्ट्री को इसीलिए मेरा पहला सॉन्ग भी जो था, जो मैंने लिखा चंदा था। काफ़ी लोगों ने पसंद किया, बहुत ज़्यादा ही लोग। हाँ, मेरे को बहुत पसंद है, हमारी प्लेलिस्ट में एडेड है वो गाना। तो मून रिलेटेड पोइट्रीज में बहुत ज़्यादा लिखता हूँ। एंड मून स्ट्रिंग्स का कॉन्सेप्ट ही ये था, सिंस आई एम अ सॉन्ग राइटर, सिंगर एंड म्यूजिशियन। तो स्ट्रिंग्स गिटार मेरा फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है, एंड मून बहुत पसंद है, तो मून स्ट्रिंग्स है लिखा मैंने फिर। तो अभी ये कहाँ पे अवेलेबल है बेसिकली? तो ये बुक अभी 10 दिन पहले ही लॉन्च हुई है। एंड ये राइटर्स पॉकेट की वेबसाइट पे अवेलेबल है, एंड ये अमेजोन पे भी अवेलेबल है। एंड धीरे धीरे वी आर ट्राइंग टू प्रोमोट इन ऑन ऑफलाइन स्टोर्स एज वेल। सारे ऑफलाइन स्टोर्स पे भी अवेलेबल हो जाएगी इन दिल्ली एंड ऑल मेजर सिटीज। बट जहाँ तक मुझे लगता है कि ऑनलाइन अमेजोन से लेना इज द बेस्ट चॉइस, आई वुड से। क्योंकि वहाँ से फिर ये है आपका कि आपका कॉस्ट कहीं ना कहीं बच जाएगा, जो आप ऑफलाइन लेके जाओगे उस चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन। एंड मोस्ट प्रॉब्ली 2-3 दिन में डिलीवर भी हो जा रही है ये, सो दैट्स नॉट एन इशू। तो वो तो सही चीज़ है। मैं अर्ज करूँगा लोग जाएं, दे कैन सर्च इट ऑन अमेजोन। मून स्ट्रिंग्स लिखोगे सीधा डायरेक्टली बुक आएगी। और कितना प्राइस अभी आपने इसको रखा हुआ है? द प्राइस इज 250 ओनली। 250 तो बहुत छोटा सा कॉस्ट है और काफ़ी अच्छा आपको वैल्यू प्रोडक्ट मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ज़रूर एक बार ही जाके जो अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे जो भी आपकी फेवरेट है उस पर जाके आपको एक बार ये सर्च करके एक कॉपी ज़रूर मंगा लेनी चाहिए। एंड आई वुड से कि किसी भी इमोशन से गुजर रहे हो आप, या किसी भी कंडीशन में हो, जैसे भी हो, whatever mood you are in right तो now, चाहे आपका ब्रेकअप हो रहा हो, चाहे आपका पैचअप हो रहा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। सबसे रिलेटेड पोइट्रीज इसमें आपको मिलेंगी, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा बेड टाइम पे पढ़ने के लिए, या यू नीड अ रीड एनी टाइम इन मिडल ऑफ द डे। बट इससे मैं ये समझना चाहूँगा थोड़ा सा, आपको क्या लगता है कि आज की डेट में जो किताबों का जो कल्चर है पूरा का पूरा, वो डिक्लाइन पे दिख रहा है कि वापस एक राइज आपको दिख रहा है उसमें?
क्योंकि अब तो ई बुक का ज़माना आ गया है, PDF का ज़माना आ गया है। पर आई डोंट थिंक कि वो जो ई बुक का ज़माना आ गया है वो लोगों को पसंद है। पर्सनली स्पीकिंग मेरे को एकदम पसंद नहीं है ई बुक। मुझे डिस्प्ले पे पढ़ना किताबें बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे चाहिए होता है पेपर बैक हार्ड कॉपी। सेम, वो फीलिंग ही नहीं आती वो पढ़ने फीलिंग नहीं आती। वो एक, जब नॉवल पढ़ रहे हो तो जो एक होता है ना कि हाथ में लेके आप सोच रहे हो, उसको मेमोराइज कर रहे हो, उसको इमेजिन कर रहे हो, इमेजिनेशन पावर ज़्यादा यूज़ वो होती है। उतना तो आँख ही दर्द हो जाती है। लैपटॉप ये टैब मैं दिखा रहा हूँ, इसे पढ़ता हूँ मैं, दिमाग खराब हो मुझे जाता तो है। किंडल भी नहीं पसंद है। हाँ, मैंने ट्राई किया हुआ है। मेरे फादर को बहुत शौक है पढ़ने का किताबें, और वो मतलब जब मैं भी नहीं पढ़ता था तब से वो मेरे को बोलते थे कि ये पढ़ो, वो पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो। उन्होंने तक जो है एक समय पे किंडल ले लिया था, बट अभी अगर उनके रूम में जाओगे तो आपको फिर से जो है किंडल नहीं दिखेगा, सब आपको नई नई किताबें वहाँ पे दिखेंगी। तो वो एक रहता है लोगों का कि उनका एक टाइम के बाद हो जाता है कि नहीं हो पा रहा। वो जो, हाँ, एक जो किताब जो होती है ना, जब पन्ने पे आप पढ़ते हो, अब हम यहाँ पर भी हम शो करते हैं, ये जो देख रहे हैं वो भी उन्होंने देखा होगा कि हम लोग बहुत बार ऐसा होता है कि जब रिपोर्ट लेकर आते हैं तो इंस्टेड कि हम टैब पे लेकर आए, लैपटॉप पे लेकर आए, हम लिटरली प्रिंट लेकर आते हैं, क्योंकि हमें प्रिंट करके उसको स्टडी करने में ज़्यादा हमें पता रहता है कि हाँ भाई ये मार्क करेंगे, ये मार्क करेंगे, हाईलाइट कर लेते हैं उस चीज़ को। तो कहीं ना कहीं ये रहता है कि अगर आपके हाथ में पन्ना है तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी है चीज़ों की, इंस्टेड के आपके, क्योंकि लैपटॉप में एक ही स्क्रीन है और सब कुछ ना हौश पौश रहता है, तो आपका रहता है कि भाई इसे खोलो तो आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बट पेपर ये है कि भाई उठाया, पढ़ लिया। अब किताब के साथ भी मेरे को ऐसा लगता है कि भाई मुझे पता है कि मैं इस किताब को पढ़ना चाहता हूँ, तो मैं जाऊँगा शेल्फ में सीधा किताब निकालूंगा, बट मैं इसमें जब खोलने कहूँगा तो मैं देखूंगा कि भाई स्क्रॉल करो, पहले खोलो। बुकमार्क भी चीज़ होती है, वो मेरे को बुकमार्क चीज़, हाँ, उस डिज़ाइनर्स आते हैं उसके अंदर में बहुत सारे बुक, मुझे बहुत पसंद है वो। मेरे को कलेक्ट करने का बहुत शौक था बुक। आई डोंट थिंक ई बुक पेपर को रिप्लेस कर पाएगा। मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि अब जो किताबों का जो पूरा कल्चर था कि एक अच्छी किताब होती थी, मेरे हिसाब से वो अच्छी किताबें सारी जो है आज से 70-80 साल पहले लिखी जा चुकी हैं। आज भी जब आप स्टॉक मार्केट किसी को बुक रिकमेंड करने जाते हो तो कोई नई किताब नहीं रिकमेंड करने जाते, आप उसको इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ही रिकमेंड करने जाते हो जो 1960 में लिखी गई थी। किसी को आप सेल्फ हेल्प बुक बोलते हो कि भाई आपको लाइफ में कैसे करना है, तो अब आज भी वही बुक सजेस्ट करते हो कि हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, और ये सब किताबें आज से बहुत समय पहले लिखी गई थी। आज की डेट में जो मुझे दिखता है किताबों के सीन के अंदर, वो दिखता है कि भाई आपको राइटर होने की ज़रूरत नहीं है, आप भले ही इन्फ्लुएंसर हो, और चूंकि आपका नाम है, आपके पास फॉलोइंग है, तो आपने बस छाप दिया कुछ भी और उसके बाद जो है अपने फॉलोअर्स को पुश कर दिया और वो आंख बंद करे खरीद लेते हैं ऑब्वियसली। तो मेरे को लगता है कि पूरे के पूरे जो किताबों का सीन है वहाँ पर भी वो जो एक वायरस था जो म्यूज़िक और मूवीज़ में हमें देखने को मिलता था, वो पूरा वायरस अब उड़ता उड़ता जो है वो किताबों की लाइन में भी आ गया। क्योंकि आज भी अगर मैं फॉर एग्जांपल, मेरे को हिस्ट्री पढ़ने का बहुत शौक है, मैं हिस्ट्री छोड़ता नहीं हूँ, और ख़ास करके अगर वो वर्ल्ड वॉर के आसपास की हैं, क्योंकि मुझे वो बहुत फैसिनेट करता है कि भाई, क्योंकि मुझे पता है फर्स्ट और सेकंड अगर इतने भयानक थे, जो तीसरा होगा कुछ नहीं बचेगा, इस बार तो नहीं बचेगा, इस बार सब खत्म है। तो मेरे को बड़ा फैसिनेटिंग लगता है कि भाई ठीक है, मैं उस एरा में पैदा नहीं हुआ, बट पढ़े तो सही कि हुआ क्या। और सबसे भयानक चीज़ ये है कि वर्ल्ड वॉर 2 की मैं आज भी खोलता हूँ, मेरे को कम से कम 2-3 साल हो गए होंगे वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में पढ़ते हुए, आज भी मैं खोलता हूँ और मैं नई कहानी ढूंढने की कोशिश करता हूँ, एक नई कहानी मुझे उससे मिलती है। लेकिन जब आप किताबों पर आते हो तो सबसे ज़्यादा क्या बिकता है? अडोल्फ हिटलर। एग्जैक्टली। आज भी लोग माइन काम्फ पढ़ते हैं, आज भी लोग कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ते हैं, लेकिन कोई आजकल की नई आइडियोलॉजी नहीं पढ़ना चाहता। कोई अगर नया बंदा लिख रहा है उठ के तो उसे कोई नहीं पढ़ रहा, लोग आज भी वही पुराना पढ़ रहे हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भाई किताबों के अंदर भी वो एक पैटर्न आ गया है जो म्यूज़िक के अंदर था कि भाई आपका शौक है तो आप लिखो, नहीं है तो मत लिखो। जो अच्छे राइटर्स हैं, जो दिल से लिखते हैं, जो अच्छी पोइट्रीज लिखते हैं, जो अच्छी कहानियाँ लिखते हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो भी एक तरीके से बैकफुट पे हैं। अगर आज भी हम लोग अपने बच्चों की किताबें अगर रिकमेंड करें तो किसका नाम आता है दिमाग में सबसे पहले? रस्किन बॉन्ड। कोई नया राइटर है जिसको हम कह सके कि भाई नहीं, मैं अपने बच्चों को ये वाला राइटर पढ़ो, भाई बेटा रस्किन बॉन्ड पढ़ो, बेटा मार्क ट्वेन पढ़ो। तो किताबों के साथ ही मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे क्लासेस हैं जो एंटीक हो चुकी हैं, जो ऐसे कुछ नाम है जो एंटीक हो चुके हैं, और अब जो आ रहे हैं वो बस आ रहे हैं, और जो इस लाइन के अंदर क्लिक कर गया लोगों को कि भाई नहीं ये अच्छा राइटर है। अब हो सकता है कि जैसे आपके गाने हैं, मान लो चंदा किसी ने सुना, उसको पसंद आया,
उसने कहा कि भाई मैं इसका फ़ैन बन गया, और आपने किताब निकाली, और वही बंदा सेम आके आपकी किताब खरीद रहा है। तो यही कन्वर्जन है जो आज की डेट में मुझे दिखता है कि भाई ऑनलाइन चल रहा है किताबों की इंडस्ट्री के अंदर, कि आपको पहले कुछ होना है ताकि आप सेल्स जनरेट कर सको। इनफैक्ट मैं ये तक बोलूँगा, बहुत बड़े पब्लिशर है, मैं नाम नहीं लूँगा, इंडिया का सबसे बड़ा पब्लिशर है, एक जानवर के ऊपर उसका नाम है, वो आप जानते ही हैं, ठीक है, समझने वाले समझ गए होंगे। वो भी यही देखता है कि भैया क्या इस आदमी के पास ऑडियंस है, और मैं ये नाम तो मैं क्लियरली ले सकता हूँ, अंकुर वारिकू। उनको पता है कि भाई इस आदमी के पास यूट्यूब पे बहुत ऑडियंस है। उनको पता है कि अगर ये डालेगा कि मेरी किताब खरीदो, मैं हद मार के कम से कम 50,000, अगर 10 लाख इस, हाँ, 1 करोड़ सब्सक्राइबर भी हैं, 10,000 लोग तो कॉपी खरीद लेंगे। 10,000 इंटू भी अगर आप 500 कर दो, आपका बन गया रेवेन्यू। एग्जैक्टली। तो बुक राइटिंग भी बेसिकली एक आर्ट था, है, मैं अभी भी मानता हूँ। बुक राइटिंग हमेशा आर्ट है। जितना नॉवेल में आप एक्सप्लेन कर सकते हो, उसको मूवी में कन्वर्ट करोगे तो नहीं कर सकते ऑब्वियसली। तो उसका बहुत बड़ा एग्जांपल हैरी पॉटर है। एग्जैक्टली, सबसे बड़ा एग्जांपल वही है। एंड मेरे को अभी ऐसा लग रहा है कि जब से ये स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स जब चालू हुई म्यूजिक की, और कोई भी म्यूजिक बनाने लगा है, वेदर यू नो हाउ टू राइट और नॉट, वही सेम पैटर्न अभी किताबों में भी आ गया है कि तुम्हें कुछ लिखना आता है नहीं आता है, तुम्हें बस 300 पन्ने भरने हैं बस, और उसे बेचना है। और आजकल तो बहुत ईजी होगा, क्योंकि आपके पास अब तो हमारे चैट जीपीटी जिंदाबाद, वो कुछ भी लिख देगा, उसको बोलो भैया मेरे दिमाग में ऐसा सा प्लॉट है, इसके ऊपर जो है 300 पेज की जो कहानी लिख दो, छाप देगा। पर मेरा मानना ये है कि ऑडियंस जो है हमारी, वो थोड़ी अभी, मैं बेवकूफ़ बोलना चाहूँगा सीधा, पूरी ऑडियंस को, हाँ देखो, पूरी ऑडियंस नहीं, बेसिकली जेनजी, ठीक है, बिकॉज तुम्हें आना चाहिए फ़र्क करने की मैं ये इंसान इस चीज़ में अच्छा है या नहीं है, ठीक है। कल को 10 लोग भी अगर किताब लिख रहे हैं और 9 लोगों का वो जॉनरा ही नहीं है, तो यू शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन दोस टू पीपल, नो? वही चीज़, तुम उनको प्रमोट कर रहे हो, तुम खरीद रहे हो, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, कि भैया मैं पागल बना सकता हूँ। बुक राइटिंग इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन, ग्रेट सोर्स, और ये लाइफ टाइम जनरेशन, हाँ, ये कभी बंद नहीं होगा। और बुक का मेरा मानना है कि ऐसा कुछ पैटर्न नहीं होना चाहिए कि अभी नए साल आ गए तो नए राइटर्स आए, या फिर नया कंटेंट आना ज़रूरी है, बिकॉज अब जो न्यूटन ने लॉ लिखी थी भाई वो 50 साल पहले की चेंज थोड़ी हुई है। तो जो 50 साल पुरानी बुक है उसकी वैल्यू नहीं खराब हो जाएगी। वो मूवी नहीं है कि उसका ग्राफिक क्वालिटी खराब हो जाएगा, वट एवर, यू कैन स्टिल गेट दैट बुक और उसी क्वालिटी में आप पढ़ सकते हो उसे। बट ये जो अभी हो रहा है इंटरनेट पे, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। मेरे हिसाब से किसी को आना चाहिए टू ओपनली अपोज दिस, एंड बट दिक्कत यही है कि आप इसको अपोज करोगे तो लोग आपको दबाने आ जाएंगे। इसको अपोज, मेरे को लगता है इसको कोई अपोज इसलिए नहीं करना चाहेगा क्योंकि ये एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं बिजनेस ही है, ठीक है। और अगर मुझे दिख रहा है कि यार देखो, इन आजकल जो नई चीज़ है वो है डिजिटल इकोनॉमी। हाँ, लोग इसको अभी नहीं समझ पा रहे हैं, और जब तक वो समझेंगे तब तक बहुत लेट हो चुका होगा। डिजिटल इकोनॉमी ये है कि आप कुछ हो डिजिटली और आप उसके बेसिस पे किसी चीज़ को पुश करते हो एज अ प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, जितने मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, हाँ, ये बुक पुश नहीं करते, ये कोर्सेस पुश करते हैं। I've seen that. एक हमारे देशद्रोही हैं जो जर्मनी से बैठ के चैनल चलाते हैं वो फेक करेंसी, फेक क्रिप्टो, स्कैमिंग और इन सबको प्रमोट करते हैं, ठीक है। हर कोई कुछ ना कुछ पुश कर रहा है। हाँ, कुछ लोग उनमें से हैं जिनको समझ में आया कि भाई देखो, किताब एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर आज तुम पुश करोगे, इररिस्पेक्टिव कि 10 साल के बाद बिके कि 20 साल के बाद बिके, ये तब भी तुम्हें पैसा दे रही होगी। आप कोर्स लेकर आए, मान लो आपके पास कुछ पर्टिकुलर कुछ ऑडियंस है, आप उसमें से मेजॉरिटी लोगों ने कोर्स खरीद लिया जो खरीद सकते हैं, हाँ, फिर क्या? फिर तो कुछ नहीं बचा। लेकिन किताब के साथ बेस्ट चीज़ यही है, मान लो फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, एक यूएस के बहुत बड़े पॉडकास्टर हैं पैट्रिक बेट डेविड, पीबीडी, वैल्यूटेनमेंट उनका चैनल है। उन्होंने अपनी किताब निकाली, मेरे को नाम याद नहीं है, कुछ ऐसे थी कि बेस्ट 5 स्ट्रैटेजीज टू ओवरकम बिजनेस, ऐसे करके कुछ बुक थी उनकी। उन्होंने 2018-19 में निकाली थी, जब उनका चैनल इतना बड़ा नहीं था तब उन्होंने बुक निकाली थी। कौन सी बुक है? योर नेक्स्ट 5 मूव्स, उस बुक का नाम था। जब उन्होंने बुक निकाली तो उन्होंने कहा कि उनका चैनल इतना बड़ा नहीं था,
तो उस टाइम पे वो बुक इतनी बिकी नहीं। लेकिन जैसे जैसे वैल्यूटेनमेंट की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, आज की डेट ना बता देता हूँ फॉर रिकॉर्ड, वैल्यूटेनमेंट यूएस के अंदर 3rd सबसे बड़ा न्यूज़ प्लेटफॉर्म है। CNN, स्काई, फॉक्स, जितने वहाँ के और चैनल को बीट कर चुका है। उसके आगे सिर्फ 2 चैनल और हैं, वो है MSNBC और NBC न्यूज़। जिस दिन वो इन दोनों को बीट कर देगा, वैल्यूटेनमेंट विल बी द नंबर 1 न्यूज़ सोर्स चैनल ऑन यूट्यूब इन यूएस से। आज से 4 साल 5 साल पहले वो कुछ नहीं थे और वो यहाँ तक पहुंचे हैं। तो उसने ही कहा कि जब मैंने बुक निकाली तब इसकी सेल हुई 100, 200, 300। जैसे जैसे मेरा चैनल बढ़ा, आज की डेट में एक बुक की सेल है अराउंड 2 से 3 लाख रुपए, 3 लाख कॉपीज। और उसके बाद उन्होंने बैक टू बैक 2 बुक्स और रिलीज करी, जिसकी आज की डेट में सेल ऑलमोस्ट मिलियन टच कर गई है। उन्होंने इस्तेमाल किसे किया? अपने सोशल मीडिया पावर को। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि देखो कुछ लोग हैं, अब मैं उसको और अंकुर वारिको को क्यों डिफरेंशिएट करता हूँ। अगर मैं अंकुर वारिको का बैकग्राउंड देखूँ, हो सकता है उन्होंने बिजनेस बनाया हो, लेकिन मुझे ऐसा कोई ठोस ऑर्गेनाइजेशन नहीं दिखी उनके बैकिंग में जो उन्होंने क्रिएट की हो। जब मैं PBD को देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि उन्होंने एक इंश्योरेंस कंपनी बनाई है, उन्होंने एक मीडिया कंपनी बनाई है, और वो मीडिया कंपनी यूएस की मीडिया कंपनी इसको बीट कर रही है। तो मैं कहता हूँ इस आदमी को बिजनेस आता है, इसने हराया है। तो अगर ये कह रहा है कि भाई नेक्स्ट 5 मूव्स इन योर बिजनेस, तो वो प्रैक्टिकल नॉलेज है। वहाँ वो एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन कर रहा है, तो मैं सुनूंगा उसे, मैं पढ़ खरीदूंगा। एग्जैक्टली। अगर ऐसा इंसान करता है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, तब आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। लेकिन इस चीज़ का लोग मिस यूज कर रहे हैं, मेरे को उससे ही प्रॉब्लम है। और वही चीज़ म्यूजिक के अंदर हुई है, और वही चीज़ मुझे बाकी सारी आर्टिस्टिक लाइन के अंदर दिख रही है। और आपने कहा कि राइटिंग इज एन आर्ट, दुनिया का कोई भी आर्ट, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो बुक हो, कोई भी फॉर्म का इस तरह, या चाहे वो प्ले हो, कोई भी ऐसा फॉर्म, कोई भी ऐसा आर्ट जो एंटरटेनमेंट के पर्पस के लिए बना है, विदाउट राइटिंग नहीं शुरू हो सकता। संजय लीला भंसाली जब तक स्क्रिप्ट नहीं लिखेगा तब तक पिक्चर शूट नहीं कर सकता। आप जब तक चंदा गाना लिखोगे नहीं तब तक रिकॉर्ड नहीं कर सकते, उसे कंपोज नहीं कर सकते। अगर आपके दिमाग में कहानी नहीं है और आप उसको लिखोगे नहीं तो आप किताब पब्लिश नहीं कर सकते हो। तो मेरे सबसे बेसिक जो स्किल होनी चाहिए एक आर्टिस्ट के पास, वो लिखने की होनी चाहिए। अगर वो लिख सकता है तो बाकी तो सीख सकता है, बाकी चीजें सीख सकता है, क्योंकि लिखना दिल से आता है और लिखना कहीं और से नहीं आता। अगर आप लिख नहीं सकते हो तो सिंगिंग विंगिंग तो चलो ऐसी चीज़ है कि भाई ट्रेन हो जाता है इंसान, लिखने में कौन ट्रेन करेगा आपको? एग्जैक्टली, कोई नहीं। वो आपके अंदर सिखा नहीं सकता कोई आपको, वो चीज़ सिखा नहीं सकता कोई आपको। तो वही चीज़ है कि किताब हमने देखी और इसके अंदर मेन चीज़ यही थी कि जो इन्फ्लुएंसर्स पुश कर रहे हैं, हाउ टू मेक योर लाइफ बेटर, फलाना ढमकाना, पहले अपनी बना लो पहले खुद क्रिएट कर लो कोई ऑर्गेनाइजेशन, फिर हमें बताना यार, हम सुनेंगे पढ़ेंगे। तो वही चीज़ मैंने देखा कि भैया आपने किताब के अंदर जो है कहानियाँ लिखी, पोइट्रीज लिखी, शायरियाँ लिखी, तो मेरे को अच्छा लगा कि हाँ चलो कोई एक इन्फ्लुएंसर है इंस्टाग्राम पे जो कि अपने आर्ट को ही सिर्फ म्यूजिक से डाइवर्ट करके किताब में पेश कर रहे हैं, जैसे गुलजार करा करते थे, किताबें लिखते थे और गाने भी लिखते थे, डायलॉग भी लिखते थे। has always been my first passion. वो हमेशा से आर्टिस्ट के लिए हमेशा राइटिंग फर्स्ट। मैं पहले बहुत ज़्यादा ही लिखता था जब स्कूल में था, फिर कॉलेज में आया, देन आई स्टार्टेड राइटिंग सॉन्ग्स, बिकॉज एक राइमिंग पैटर्न होता है जो आप पोएट्री लिखने से डेवलप कर लेते हो, 4x4 का या 2x4 का, वो पोएम टाइम सिग्नेचर, हाँ वो पोएम राइटिंग ही आपको सिखाती है। तो मैं दोनों लैंग्वेजेस में फ्लुएंट हूँ लिखने में, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। सो सबसे पहले मैंने यही शुरू किया था, बिकॉज मेरी मम्मी भी लिखती हैं एंड उन्होंने भी पोइट्रीज लिखी हुई हैं बहुत। तो उसके बाद से मुझे सॉन्ग राइटिंग का पैशन आया, आई गेस इन 2015 और 16। वो नई जनरेशन है ना, वही बात है। अब वही चीज़ है कि मेरी मम्मी भी राइटर है, हाँ, ठीक है, वो भी किताबें लिखती हैं, बट हम हैं नई जनरेशन के। तुमने कहा सिर्फ क्या लिखे, हमारे पास तो गिटार, लैपटॉप सब है, चलो गाना ही बना डालते हैं इस चीज़। और क्या हमारे अंदर तो वो था। तो वही चीज़ थी कि भाई मेन कस्प यही है कि एज एन आर्टिस्ट आपको लिखना आना चाहिए। कोई भी अगर दूसरा आर्टिस्ट इसको देख रहा है कि भाई मेरे को गाने बनाने हैं, मुझे फिल्में बनानी है, फिल्मों बनाने के अंदर जो है, फिल्मों के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है लोगों की, लोग लिखना नहीं चाहते। लोग होता है शूट करते हैं, क्या शूट करोगे भाई, रिजल्ट दिख रहा है ना आज की फिल्में कैसे। बस आज की फिल्में ऐसी हो रही हैं कि भाई सेट पे पहुंच गए हैं, हाँ भैया क्या दिमाग में रात को मेरे को सपना आया था, ऐसे ऐसे मेरे को ऋतिक दिखे, ऐसे ऐसे मेरे को दिशा दिखे, करो बकलो डायलॉग।
सलमान खान, शाहरुख खान, आप देख लो, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक इंटरव्यू था, उसके अंदर उन्होंने कहा शाहरुख खान जी के साथ काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है। क्यों? परफेक्ट पिंच परफेक्ट इंसान है। क्यों? जब आप शाहरुख खान को बोलोगे कि भाई ये रही स्क्रिप्ट, उठाएगा, पढ़ेगा, रट्टा लगाएगा, कैमरे पे आएगा, परफॉर्म करेगा और फिर देखेगा, कहेगा मैं बेटर कर सकता हूँ, एक बार स्क्रिप्ट वापस दो, फिर से पढ़ता हूँ मैं, फिर पढ़ेगा, फिर जाएगा, फिर करके आके चेक करेगा कि हाँ भाई दिखाओ शॉट, नहीं अच्छा लग रहा, मैं फिर से एक बार करता हूँ। वो हमें तब तक शॉट देगा जब तक कि उसको लगेगा कि मैं सही नहीं लग रहा है शॉट। उसने कहा सलमान खान के साथ काम करने में क्या दिक्कत है? कह रहे उनका तो ये है कि वो तो स्क्रिप्टेड कुछ पढ़ते नहीं, उनको वो बता दे, वो पूछ लेते हैं कि डायलॉग क्या है, वो तो सामने वाला बोलता है कि वो सर आपको जो है ये फलाना ढमकाना XYZ बोलना है। कहता अच्छा, तो XYZ की जगह वो ZYX बोलाते हैं और उसके बाद बोलते हैं वो शॉर्ट आउट नहीं देखना, अगला शॉट लगाओ। ये क्या है? इसलिए आपको दिखता है। अब ये जो मेंटालिटी है ना, ये मेंटालिटी अब मार्केट में बाकी लोगों में भी आ रही है कि भाई घर वालों को पैसा तो है ही, बना लेते हैं, देखते हैं जो होगा। एग्जैक्टली, ये सबसे बेकार चीज़ है जो आर्ट को तो शौक देखा जा रहा है, वही चीज़ है कि उठ के बना देता है। हाँ, और ये अभी शौक हो चुका है। हाँ। अभी बेसिकली शौक हो चुका है कि भाई आपके लिए, मान लो कोई एक बंदा है जो बहुत दिल से किताब लिखता है, या कोई बंदा है जो बहुत दिल से अपना गाना बनाता है, उसके लिए चांस नहीं है, वो फंस चुका है। हाँ। बट कोई टॉप पे बैठा हुआ है, उसको पता है कि भाई मेरा तो घर वाले इसी इंडस्ट्री के अंदर है, मेरा तो बाप ही राइटर था तो पेंगुइन मिल जाएगा, मेरा तो बाप ही डायरेक्टर था, फिल्मों में एक्टर तो बना ही देंगे। अभी एक है हमारी कटरीना जी से शादी करी है, लोग कह रहे हैं कि वो तो स्ट्रगलिंग एक्टर था, आउटसाइडर है, पता ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि भैया उसका बाप जो एक्शन डायरेक्टर था और अनुराग कश्यप के साथ काम करता था। कोई आउटसाइडर नहीं है बॉलीवुड में। आपको ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि कोई इनसाइड, कोई आउटसाइडर बॉलीवुड में आ रहा है। सब इनसाइडर कहीं ना कहीं किसी ना किसी से कनेक्टेड आया था, सबको पता है क्या हुआ। एक आउटसाइडर आया था, उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, बस सीधी सी बात है। मेरे फेवरेट क्रिकेटर का उन्होंने जो है रोल निभाया था, तो कभी दिल से निकलेगा नहीं मेरे वो। कोई नहीं, इमोशनल बातें। अभी इसी चीज़ से मुझे याद आया, किताबों से ही, US के अंदर आज जो है एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है। जो लोग पॉप नेशन काफ़ी टाइम से देख रहे हैं उनको याद होगा, हमने शॉन डिडी कॉम्स को लेके जो है फर्स्ट डे से हमने शॉन डिडी कॉम्स के ऊपर कवरेज रखी थी और आप लोगों को कहा था कि हम इसे पूरा फॉलो करेंगे जो भी होता है। हाँ, डेवलपमेंट्स थोड़ा लेट आई, डेवलपमेंट्स एक समय के बाद आई, मगर डेवलपमेंट्स सही आई हैं। और आज एज पर दी रिपोर्ट्स, शॉन डिडी कॉम्स, जो कि आप कह सकते हैं कि सबसे बड़े आर्टिस्ट आप US के अंदर जिन्हें कह सकते हैं, जिनको आप कह सकते हैं कि ये इंसान पूरी हिप हॉप इंडस्ट्री को कंट्रोल करता है US में, आज उन्हें FBI ने अरेस्ट कर लिया है। और उनके खिलाफ जो सबूत दिए हैं अभी हम चैनल पर बता भी नहीं सकते हैं आपको, क्योंकि हो सकता है कि इस चैनल के ऊपर कुछ ब्लैक लिस्ट हो जाए अगर हम उन शब्दों को बोल दें। मगर आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने क्या बातें करी हैं। तो पहले तो मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ कि अभी तक तो ये एक रूमर था कि हो सकता है। बहुत महीनों से आज फाइनल अरेस्ट हो गया। अरेस्ट आप तब तक US में नहीं होते जब तक कि अथॉरिटीज के पास लिटरल सबूत नहीं है। इंडिया में आप फिर भी एक बार को बंदे को अरेस्ट कर सकते हो इस ग्राउंड पे कि भाई ये टेम्पर कर सकता है, जैसे केजरीवाल जी को किया गया था। उन्होंने टेम्पर किया नहीं किया वो जज का काम है, मेरा काम नहीं है, मगर उनको अरेस्ट कर लिया गया था। US के अंदर आप ये नहीं कर सकते। US के अंदर जब तक कि आप कोर्ट के सामने जाके जो है अपने सबूत नहीं दिखा देते हो, या जज के सामने जाके सबूत नहीं दिखा देते हो, तो जज आपका अरेस्ट वारंट जारी ही नहीं करेगा। आज उन्हें उठा लिया गया, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अब FBI के पास पुख्ता सबूत हैं इस पूरे के पूरे मामले को लेके। तो इंडिया में तो आर्टिस्टों की हालत खराब है ही। अब ये सीन देखने के बाद इस लेवल की नहीं खराब है, मैं मेरे हिसाब से भी कि इस लेवल पर ठीक है। मैं फिर से वही बात है, देखिए अभी मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, भावुक मैं हो गया हूँ इस बात पे काफ़ी ज़्यादा। ऑल इंडिया बकचोद मुझे बहुत अच्छे से याद है, तो अगर आपको भी याद हो, रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर और एक हमारे सुशांत सिंह राजपूत है खास, तो हो सकता है कि इंडिया में भी हो सकता है इंडिया में भी हो, हमें अभी पता ना हो। आप मानोगे, मैं आपको बताता हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा कौन सी पार्टी थी क्या थी,
मैं रिसेंटली अभी हमारे पॉपुलेशन की तरफ से ही मैं किसी एक जगह पे गया और हम वहाँ पे कुछ इवेंट कवर कर रहे थे। वहाँ पे एक लेडी आती है, मुझसे थोड़ा अप्रोच करती हैं, हमारी कुछ बात होती है। और उस टाइम पे ना आपका प्राइड मंथ चल रहा था बेसिकली। ओके तो मेरे से आके पूछती हैं कि वुड यू लाइक टू गो इन अ पार्टी आफ्टर दिस पार्टी। मैंने कहा विच पार्टी। तो थोड़ी सी उसको हुआ, उसने फ़ोन निकाला, मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज दिखाया। मैंने व्हाट्सएप मैसेज पढ़ा, वो एक गे पार्टी थी ओके जो कि दिल्ली में हो रही थी। ओके ठीक है, तो मैंने पहले तो मेरा वो हुआ कि भाई अब मैं लपेटे में तो ले सकता हूँ, ठीक है, मैं जाके कैमरा अंदर चला सकता हूँ, बट मैंने कहा आई लेट यू नो आई हैव समबडी विद मी। तो मानसी हमारे साथ थी उस समय, जो आप जानते होंगे, हमारी को होस्ट वो थी उस समय। मैंने कहा आई हैव टू आस्क माई फ्रेंड अबाउट इट। तो वो समझ गई कि भाई मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बट बात यही थी, मुझे नहीं पता था कि दिल्ली के अंदर भी लिटरली गे पार्टीज होती हैं। मेरे को 1% इस चीज़ का आइडिया नहीं था। मुझे लगा था सिर्फ मुंबई पुणे होने तक, बैंगलोर तक सीमित होगा। भरी दिल्ली के अंदर हो रहा है ये। मेरे को उससे ऑब्जेक्शन नहीं है कोई, बट यही बात है कि जो हम कह रहे हैं कि शॉन डिडी जो हो रहा है वहाँ पे यूएस में, क्या वो इंडिया में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या लगता है आपको? मेरे हिसाब से हॉलीवुड के बाद बॉलीवुड इज़ द बिगेस्ट इंडस्ट्री आई वुड से। तो अगर वहाँ हो सकती है चीज़ें तो ऑब्वियसली यहाँ भी हो सकती हैं। बट यहाँ पर लेवल कितना होगा उसका? हाँ, अब ये हम बस अभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि किस लेवल पे हो सकता है, बिकॉज देखो कास्टिंग काउच तो होता है। कास्टिंग काउच तो सबको पता है, होता ही है। एंड आई वुड से कि गे इनकाउंटर्स भी 1-2 बाहर आए थे न्यूज़ में। तो चीज़ें किस लेवल पे दबाई जा सकती हैं हमें पता है। बॉलीवुड में हमने कितने केसेस देख लिए अभी रिसेंट ईयर्स में कि लिटरल फाइल्स भी हटा दी जाती हैं। तो मुझे तो लगता है ये होता है। बस किसी ने अभी तक इस पे न्यूज़ निकाली नहीं है, या फिर निकाली होगी तो वो बाहर आ नहीं पाई होगी। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि इंडिया के अंदर जो एंटरटेनमेंट सेक्शन है पूरा का पूरा न्यूज़ का, वो बहुत वेल कंट्रोल्ड है। या क्योंकि वहाँ से रेवेन्यू बहुत कम है, एंड अनलेस एंड अनटिल समबडी पेज यू टू राइट समथिंग स्पेसिफिकली, अर्निंग नहीं है। कमाल राशिद खान काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहते हैं, वो KR के, मगर उनकी एक वीडियो, एक फ़ोन कॉल रिकॉर्ड जो थी वो लीक हुई थी। उसके अंदर वो एक मूवी को अच्छे रिव्यूज़ देने के लिए 20 से 25 लाख रुपए डिमांड कर रहे थे, और बंदा रेडी था सामने देने के लिए। कोई दिक्कत नहीं, मैं दे दूंगा, बट अच्छे रिव्यूज़ देना। उसका तर्क ये था कि किसी फलाना एक्टर की पिक्चर है इसलिए मैं उसको अच्छे रिव्यूज़ नहीं दूंगा क्योंकि इससे मेरी भसड़ है। उसे बंदा सामने से 20 लाख 25 लाख ऑफर कर रहा है। कौन देख रहा है कमाल राशिद खान की वीडियो? देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं। देखो हमारे लिए, क्योंकि हम लोग वैल्यूएबल कंटेंट बनाते हैं, हमारे लिए वो बहुत डाउनग्रेडेड कंटेंट है। बट हमें कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा हमारे देश की जनता चाहती क्या है। अनुराग कश्यप इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। जब हम ऑडियंस की बात करते हैं, एक टाइम मुझे भी लगता था कि हमारी ऑडियंस जो बेवकूफ़ है, हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी नहीं हो सकता। हम ये नहीं कह सकते कि 140 करोड़ हिंदुस्तानी सारे बेवकूफ। नहीं, ठीक है। पाकिस्तान मैं मान सकता हूँ कि पूरे देश की जनसंख्या से लेके वहाँ के पक्षी, पशु, जानवर सब कुछ मंदबुद्धि हो सकते हैं, वो पाकिस्तान है, इसलिए वहाँ मैं मान सकता हूँ। भारत में मैं थोड़ा सा डाउट होता है। मैं कहता हूँ कि ठीक है चलो 140 करोड़ है, होंगे 30 करोड़ मंदबुद्धि। बाकियों का माइंडसेट समझने के लिए एक बार किसी ने अनुराग कश्यप से सवाल पूछा। अब अनुराग कश्यप की फिल्में अच्छी होती हैं, भले उनका पॉलिटिकल डिफरेंस हो, वो पॉलिटिकली कुछ और सोचते हो, हम कुछ और सोचते हो, लेकिन मैं एज एन आर्टिस्ट उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, उनका आर्ट अपनी जगह है। उनसे किसी ने एक बार इंटरव्यू में पूछा कि आपकी फिल्में चलती क्यों नहीं है, आप इतनी अच्छी फिल्में बनाते हो, कांस में स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है, इंडिया में क्यों नहीं चलती आपकी फिल्में? तो उन्होंने बोला कि देखो यार, हर देश का ना एक मूड होता है। तुम अमेरिका जाओगे ना, वहाँ लोग ड्रीम देखते हैं। इंडिया में आओगे ना तो लोग पहले देखते हैं कि भाई खाना मिल जाए, दो वक्त का, सैलरी ढंग की आ जाए। सही बात है। यूएस में लोग सैलरी नहीं देखते, वो कहते हैं अमेरिकन ड्रीम दिखाओ मुझे, मेरे को सैलरी तो मिल रही है और मैं इससे बड़ा क्या कर सकता हूँ। इंडिया में लोग होते हैं कि भाई सैलरी मिल रही है ना, खा शांति से, क्यों ज़्यादा सोच रहा है, क्यों अपनी टांग बाहर निकालने कर। मेंटालिटी तो है, ये मेंटालिटी है। और ये इसी मेंटालिटी की वजह से इंडिया के अंदर जो
आर्ट को परसीव करने का तरीका ना बहुत डिफरेंट है. हम्म, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूएस में कोई फिल्म बनाते हो, वहाँ पर गाने भी आप देखो, वहाँ पे फक फुक ये वो, इसकी मैंने बंदी को सो गया उसके साथ, इसकी बंदी को घर ले गया, कोकेन मार ली, ये मार ली, ये चलता है. इंडिया में आप बोलो अगले दिन पुलिस है घर पे आपके. क्यों? इसके पीछे साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी. यूएस के अंदर जब लोग फिल्म देखते हैं तो वो एंटरटेनमेंट के पर्पस से नहीं देखते, वो आर्ट के पर्पस से देखते हैं. ऐसा नहीं वहाँ एंटरटेनमेंट फिल्में नहीं बनती है, एवेंजर्स पूरी एंटरटेनमेंट है ऑब्वियसली. लेकिन एवेंजर के अंदर भी उन्होंने अपनी ऐसी तैसी कर दी होगी उस फिल्म को बनाने के लिए जो ग्राफिक्स उसमें बने हैं. क्योंकि मैं ग्राफिक्स बनाता हूँ, मुझे पता है कि वो जो ग्राफिक है ना लेवल, आपको 1000 बंदों की टीम लगेगी उसे बनाने में, वो अकेला बंदा नहीं बना सकता. वहाँ लोग फिर भी आर्ट को देखते हैं कि भाई हमें फिल्म बनाए तो आर्ट रहना चाहिए. इंडिया के अंदर क्या प्रॉब्लम, क्योंकि वहाँ की जनता जो है ना वो खुश है, हायर अर्निंग है. हाँ, इंडिया के अंदर टेंशन क्या है भाई, मैं पूरा दिन बॉस से गाली सुन के आया हूँ, ठीक है, अब तुम घर पे आके मेरे सामने लगा दोगे गैंग्स ऑफ वसेपुर जहां पे वो बोल रहा, मैं जो ऑलरेडी ये सब सुन के अपने बॉस से आ रहा हूं भाई, मैं तो और एजिटेट हो जाऊंगा ना. ठीक है, तो मैं क्या देखना पसंद करूंगा भाई, सलमान खान नाच ले भाई, कटरीना कैफ कॉमेडी मूवीज या फिर कुछ भी बख्श दिखा दो, तुम कटरीना कैफ नाचती हुई दिखा दो, मैं दिन भर गाली सुन के आया ना, मैं दिशा पटानी की कमर देख लूंगा ना, मेरा दिल खुश हो जाएगा. ये इंडियन सोच है. इसीलिए अनुराग कश्यप की फिल्में नहीं चलती, क्योंकि अनुराग कश्यप की फिल्में डार्क होती हैं. इंडिया में मेजॉरिटी लोग ऑलरेडी डार्क दुनिया में जी रहे हैं. कोई बीवी से परेशान है, कोई जॉब से परेशान है, कोई खाने से परेशान है, कोई अपनी लोकेशन से परेशान है कि भाई मैं कर्नाटका में क्यों रह रहा हूँ. ठीक है, कुछ इतनी परेशानी है इस देश के अंदर. यही है ना, डेवलपिंग कंट्री है. एक बार ये डेवलपिंग कंट्री डेवलप्ड हो जाए फिर हम आर्टिस्टों को एक फॉलो, बेस बन जाता है इंसान का, तो वो बड़ा सोचना शुरू करता है. नहीं मतलब यूएस में मैंने ये चीज़ तो नोटिस की है, मैंने आपको बताया भी था कि मेरे हिसाब से यूएस में आर्टिस्ट की जो रिस्पेक्ट है उस लेवल की रिस्पेक्ट इंडिया में कभी रीच हो नहीं पाई. बिकॉज एक अरिजीत सिंह का स्कैंडल हुआ था सलमान खान के साथ, आई गेस 2013 में, वो जग घूमे था एंड वो सॉन्ग सलमान खान ने बोल दिया कि था कि मैं तुम्हारा वर्जन नहीं डलवाऊंगा, एंड उसके बाद से अरिजीत सिंह ने पब्लिक अपॉलॉजी मांगी थी. क्या आप यूएस में ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अरियाना ग्रांडे या फिर बीवर कोई गाना लिखता है, गाता है बेसिकली, एंड वो किसी मूवी में यूज़ हो रहा है, एंड कोई उनको धमका सकता है कि हम तेरा गाना नहीं बजाएंगे, उसको फ़र्क पड़ता है? मेरे हिसाब से यूएस में जो एक सिंगर सॉन्ग राइटर की इज्जत है वो एक्टर से बड़ी है, ऑब्वियसली बड़ी है. एक पॉप स्टार की इमेज हमेशा एक्टर से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि जो क्राउड लेके आ सकता है एक पॉप स्टार, वो एक एक्टर लेके नहीं आ सकता. एक्टर क्या कर सकता है? एक्ट कर सकता है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग मोर देन दैट. बस वो टैलेंट जो है ना, टैलेंट ब्रैकेट एक होना चाहिए कि ये टैलेंट इस टैलेंट से बड़ा है. वो डिफरेंशिएशन इंडिया में नहीं है. इंडिया में अभी भी आप अगर विलेज एरिया में जाओगे ना तो वो लोग एक सिंगर के नाम से गाना नहीं याद रखते, वो याद रखते हैं कि सलमान खान के मूवी में ये गाना यूज़ हुआ था. ठीक है, तो ये परसेप्शन चेंज होने की बहुत ज़रूरत है इंडिया में, कि थोड़ा सिंगर्स को, लिरिसिस्ट को, कंपोजर्स को रिस्पेक्ट ज़्यादा मिलनी चाहिए, ना कि जिस मूवी में उस गाने को यूज़ करके उस मूवी को बचाया गया. बहुत मूवीज आप देखोगे जिसमें 5-5, 6-6 ट्रैक्स होते हैं. कबीर सिंह देख लो आप, सारे ट्रैक्स बढ़िया थे, स्टोरी कैसी थी? बिल्कुल बेकार, बकवास थी. कुछ भी सीधा बोलोगे आप तो सीधा बकवास थी. कितने लोग तो सिर्फ ट्रैक सुनने के लिए जाते हैं हॉल में. तो वो चीज़ जो आप एक्सपेक्ट करते हो या जिसको अप्रिशिएट करते हो उसको ओपनली आके सपोर्ट भी करो. आप म्यूजिशियंस को सपोर्ट करो, उनकी रिस्पेक्ट करो थोड़ा, एंड बोलो उनके लिए अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है. क्योंकि अरिजीत सिंह जैसा आर्टिस्ट पब्लिक अपॉलॉजी दे रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है. वो आई गेस इंडिया में अभी सबसे बड़ा सिंगर है वो. तो नीचे वालों की क्या हालत होगी ये आप सोचो. यही चीज़ है, यही सही बात, सही बिल्कुल सही बात है. तो यूएस में ये इशू नहीं है, एंड दैट्स वाई मेरे को लगता है यूएस के आर्टिस्ट इतना ग्रो कर पा रहे हैं. अभी सबरीना कार्पेंटर को देखो, 2 गाने आए बस, शी इज टॉप ऑफ द चार्ट. बट वो 5 साल 6 साल से, मैं कमेंट पढ़ रहा था उसकी ये एस्प्रेसो के वीडियो के नीचे, और वहाँ पे लिखा होता है आई एम लिसनिंग टू हर सिंस 5-6 years. चाइल्ड आर्टिस्ट थे ना एक्चुअली. मतलब फेमस तो है बट दिस लेवल ऑफ फेम उसके पास नहीं था अभी जो उस पे है. और एस्प्रेसो बिल्कुल एकदम अभी टॉप पे है वो, शी इज ऑन टॉप. लेकिन वही चीज़ है, देखो इसका पीछे पड़ता है रीज़न क्या है. ये हमें हमारे फिल्म स्कूल के अंदर पढ़ाया गया था जब हमारी मूवी बिजनेस और इन सभी क्लासेस हुई थी. तो वहाँ मैंने एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो था वो नोटिस किया था. यूएस, हॉलीवुड और बॉलीवुड में अंतर पता है क्या है? और ये कल्चरल डिफरेंस नहीं है,
ये दोनों की दोनों इंडस्ट्रीज कैसे बिल्ट हुई हैं, ये उसका डिफरेंस है। यूएस के अंदर क्या कल्चर है, वहाँ पर कुछ बड़े लेबल्स हैं, ठीक है, चाहे वो आप म्यूजिक में देखो चाहे फिल्म में देखो, ऑलमोस्ट सब सेम है, माफिया है basically। माफियाज हैं। अगर आप फिल्मों में देखोगे, सोनी, आपका ये जो वार्नर है वो, और आपका यूनिवर्सल, ये तीन मिलके पूरी म्यूजिक और पूरी फिल्म इंडस्ट्री चलाते हैं। हाँ। बाकी सब इनके अंडर आते हैं, ठीक है, पैरामाउंट वगैरह सब इनके अंडर है, कोलंबिया, वो कोलंबिया भी सोनी का ही पार्ट है। वहां क्या करते हैं ये लोग, ये बचपन से टैलेंट उठाते हैं। तो ये क्या करते हैं, मान लो कि इनको बच्चा मिला 13-14 साल का, उनको लगा इसमें टैलेंट है, इसको हम ग्रूम करेंगे, उसको एक्टिंग सिखाते हैं, उसको स्टंट सिखाते हैं, गाना सिखाते हैं, सब कुछ सिखाते हैं, और धीरे 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 उस पर इन्वेस्ट करते रहते हैं, और धीरे धीरे उसको लाके एक स्टार बनाते हैं, ब्रांड बना देते हैं, और फिर उसमें से कमाते हैं। इंडिया में कल्चर नहीं है। इंडिया में क्या है कि आप, चलो पहले तो ठीक है, आज की डेट में, अच्छा आप मलाइका अरोड़ा खान की बेटी हो, आइए फिल्म आपकी, मेन रोल आपका है, कोई टेंशन नहीं, आपको एक्टिंग नहीं आती, अरे एक्टिंग किसको चाहिए, हमें गाना नहीं आता, कोई दिखा ऑटो ट्यून लगा देंगे। आपकी फैन बेस होनी चाहिए, फैन बेस होनी चाहिए। आपके फॉलोअर कितने इंस्टाग्राम पे, 1 करोड़, आ जाइए फिल्म, आप मेन एक्टिंग करिए। तृप्ति दिमरी, ठीक है, मैं कहता हूँ बहुत गलत, मैं कहता हूँ कहीं ना कहीं, हाँ तृप्ति दिमरी मैं कहता हूँ ठीक है, कहीं ना कहीं वो एक्टिंग कर सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ट्रेंड है, मुझे नहीं लगता कि उसके। तृप्ति दिमरी का एग्जांपल अगर आप यूज कर रहे हो तो वो बॉलीवुड की एक गलत इमेज दिखाने के लिए भी यूज कर सकते हो। लैला मजनू जो उसकी मूवी आई थी, आई गेस, पता नहीं मेरे को, आई डोंट नो कि फर्स्ट मूवी थी, नहीं फर्स्ट नहीं थी आई गेस। उस मूवी में दे एक्टेड वंडरफुली, ओके, एंड उसके बाद एक कला मूवी आई थी उनकी, तृप्ति दिमरी की, एंड दोनों मूवीज पूरी आर्ट पर्सपेक्टिव से मूवीज थी, ठीक है, पर ऑडियंस ने कोई रिएक्शन नहीं दिया उस पर, मतलब नो मेजर रिएक्शन, नो मेजर हिट और एनीथिंग, ठीक है। एंड द मोमेंट उन्होंने थोड़ी न्यूडिटी शो की, रोज टू फेम, और वो न्यूडिटी थोड़ी सी शो नहीं करी थी, पूरा दे दिया था यहाँ से, वही, ठीक है, तो वही। तो इससे आप दो चीजें देख सकते हो, एक तो हमारी इंडस्ट्री की थिंकिंग क्या है, और लोगों, सेकंड ऑडियंस की थिंकिंग, क्या, मतलब ऑडियंस दो मूवीज से उसको, मतलब मैं तो ऑब्वियसली जानता था, हम लोग जानते थे, बट ऑडियंस ने उसको कभी अप्रिशिएट नहीं किया है, फिर उसका फैन बेस इतना ग्रो नहीं हुआ इंस्टाग्राम पे। आफ्टर दिस मूवी एनिमल शी इज गेटिंग मल्टीपल मूवीज नाउ, तो ये नेशनल क्रश हो गई। तो ये इंडस्ट्री और लोगों की मानसिकता दिखाती है, ये मानसिकता भी दिखाता है, और ये कहीं ना कहीं ये भी शो करता है। मैं जो पहला पॉइंट कह रहा था ना, कि आप मेरे को ये मत दिखाओ कि किसी सीरियल मर्डर की कहानी, या किसी सीरियल मर्डरर ने क्या कर दी। अभी जैसे वो आई है आपकी जो निठारी कांड पे एक मूवी आई है, मैं नाम भूल रहा हूँ, मैंने देखी नहीं अभी तक, बट एक निठारी कांड पे एक मूवी आई है, कौन सी है, सेक्टर 36। ये नोएडा का ही कांड है और हमारे आंख के सामने हुआ है। हाँ। और वो सेक्टर 36 नहीं है, वो एक्चुअली निठारी कांड है। मुझे पता नहीं नाम इनको इन्होंने 36 का लिया, क्योंकि 36 बहुत आ गया सेक्टर, और कांड हुआ निठारी में। बहुत डार्क मूवी है, और वो मूवी ऐसी है कि जहाँ पर ये, मैं नोएडा का सीन बता रहा हूँ, हुआ क्या था पता नहीं, सुना है यहाँ पे लोगों ने। एक घर था निठारी में, और मतलब आप मान लो ऐसे कि मेरे घर से विदिन 5 मिनट्स का रास्ता था वो। मैंने ये स्टोरी सुनी है। हाँ, 27 में रहता था मैं, तो वो बच्चों को जो है लूर करता था और घर में वो काट के जो है खाता था। बहुत भयानक स्टोरी है, बट कितने लोगों से आप सुनोगे कि भाई इस पे फिल्म बनी और मैंने देखी, बहुत रेयर। पर आप पूछो क्या तृप्ति दिमरी को आपने न्यूड देखा है? हाँ, बड़ा मजा आया। क्यों? क्योंकि वो बंदा ना ऑफिस में 15 गाली सुन के आया बॉस से, वो कह रहा भाई मेरे को ना प्लेजर दिलवा दो, मैं खुश हूँ, क्योंकि मुझे वापस अभी ऑफिस जाना है 8 घंटा, फिर मेरे गाली बकेगा, तो मुझे 10 मिनट का प्लेजर दे दो, मेरे को इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। ये मेंटालिटी। आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी है ना? हाँ, उसका वो डायलॉग याद है आपको? जब तक सिनेमा जब तक इस देश में सिनेमा रहेगा, इस देश में लोगों का बनता रहेगा। मैं वही बोलना चाहता हूँ कि हमारे देश का सिनेमा जो है ना, मतलब बेसिकली ये एक लार्जर सेक्शन ऑफ अंडर 18 पीपल को मोल्ड करता है, उनके ब्रेन्स को मोल्ड करता है, हाउ यू परसीव द रियलिटी अराउंड यू। तो मूवीज़ देख देख के ही लोग सोचते हैं कि मैं हीरो बन रहा हूँ, या ये कर रहा हूँ, मैं ये कांड कर रहा हूँ। तो पहले की मूवीज़ जो होती थी ना, वो काइंडनेस, लव, ये सब प्रमोट करती थी, 80s 90s 2000 आई वुड से।
जो शाहरुख खान कह रहा था। अभी क्या हो रखा है कि हर मूवी में सिर्फ वॉयलेंस और न्यूडिटी दिखा रहे हैं। तो इसका सीधा रिएक्शन क्या होगा? आप देख रहे हो केसेस कितने बढ़ रहे हैं हमारे देश में गलत चीज़ों के, कितने वॉयलेंट चीज़ें हो रही हैं। लोग ऐसा सोच रहे हैं कि इनह्यूमन एक्ट है पूरा कंप्लीटली, जिस तरीके से वॉयलेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो सिनेमा का सबसे बड़ा रोल है, मैं मानता हूँ इसमें, पर लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सिनेमा इज़ नाउ बिजनेस। जैसे आपने बोला आर्ट इज़ नाउ बिजनेस। लोगों को मतलब नहीं है व्हाट यू आर शोइंग, मतलब तुमको बस ये मतलब है कि एट द एंड ऑफ द डे हाउ मच प्रॉफिट यू आर गेटिंग फ्रॉम इट। ठीक है, तो ना तो वो अकाउंटेबल मानेगा खुद को, और ना तो आप पब्लिक को कुछ बोल सकते हो, पब्लिक को पसंद आ रही है। ये चीज़ कोई बदल नहीं सकता मेरे हिसाब से। ये क्योंकि देखो ये पब्लिक परसेप्शन है। एक वाक होता है, अभी एक रिपोर्ट आई थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, शायद अर्नस्ट एंड ग्रुप की रिपोर्ट थी वो, शायद से सोशल मीडिया के ऊपर रिपोर्ट थी। उसके अंदर एक रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ था, इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो कंटेंट कंज्यूम होता है आउट ऑफ म्यूजिक, आउट ऑफ मूवीज, आउट ऑफ एनी आर्टिस्टिक फील्ड, सबसे ज़्यादा कंटेंट पता कौन सा कंज्यूम होता है? पॉर्न। सेकंड पता क्या है? क्या? वॉयलेंस। इंडिया में इंस्टाग्राम का डेटा है ये, इंस्टाग्राम फेसबुक के ऊपर किसी ने रिसर्च करी थी और वहाँ ये पता लगा सबसे ज्यादा जो व्यूज आते हैं इंस्टाग्राम, वहाँ पे तो न्यूडिटी कर नहीं सकते आप उस लेवल की। हाँ, तो वहाँ पर जो सबसे ज्यादा व्यूज आते हैं वो आते हैं वॉयलेंट वीडियोस के ऊपर। इनफैक्ट ट्विटर, एक्स, सबसे ज्यादा व्यूज आते हैं वो आते हैं वॉयलेंट वीडियोस पे। और ये ट्रेंड सिर्फ इंडिया का नहीं है, ये ट्रेंड अराउंड द वर्ल्ड है। यूएस के भी बहुत अकाउंट्स हैं जो डायरेक्टली कमेंट करते हैं, डायरेक्टली टॉप 3 कमेंट्स जो होते हैं प्यूबर्टी या बड़े पेजेस पे कि आई पोस्ट डेली फाइटिंग वीडियोस, ये और वो चलते हैं। हाँ, मैंने भी चीज़ नोटिस की कि अगर मैं ट्विटर पे जाके डाल देता हूँ ऐसा कोई कंटेंट जहाँ पे कि एक बंदा किसी को मार रहा है और एक बंदा जहाँ पे जो सिर्फ ज्ञान पेल रहा है, जो ज्ञान पेल रहा है ना उस पर व्यूज होंगे 300-400, जिसमें पेल रहा है उसमें हो जाएंगे 30,000। इसका हमारा पॉडकास्ट गलत डायरेक्शन में चला जाएगा, बट इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप देख सकते हो कि कोलकाता वाला जो अभी केस हुआ, उसके बाद द नेक्स्ट 3 days में जो ट्रेंडिंग सबसे चीज़ थी इंडिया में, इट वाज दैट वीडियो, पीपल आर सर्चिंग फॉर दैट वीडियो। हाँ। तो पॉर्न इज़ एन इशू, इज़ अ वेरी बिग इशू इन यूएस। इस पे बहुत वीडियोस देख भी सकते हो आप। एंड समहाउ इंटरनेट चीप होना या फिर दिस ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट, हमारे देश में शायद इंटरनेट सबसे ज़्यादा सस्ता है पूरी दुनिया में। तो ये जो ईज ऑफ एक्सेस हो रखा है ना, ये लोगों को ब्रेन रॉट दे रहा है बेसिकली। देखो इसमें सरकार ना बहुत, देखो सरकार जितना कर सकती है, लोग कह रहे एक टाइम था जब लोग सरकार को गाली बक रहे थे कि यार आपने जो है पॉर्न बैन कर दिया, ये बैन कर दिया, नहीं, इट नीड्स टू बी बैंड, इट नीड्स टू बी बैंड। बट आपको फिर कहीं ना कहीं एक रास्ता खोलना पड़ेगा जहाँ पर कि आप देश की आने वाली जनता को जो है वो कहीं ना कहीं सेक्सुअल एजुकेशन आप प्रोवाइड कर रहे हो, क्योंकि आपने बेसिक नीड तो कट कर दी। क्योंकि आपको, ठीक है मैं ये नहीं कह रहा गलत है, ठीक है आपने कट किया क्योंकि आपको लग रहा है कि वहां पर बहुत एग्रेसिव कंटेंट है और वो एग्रेसिव कंटेंट दिमाग खराब कर सकता है, ठीक है, लेकिन आपने उसका उपाय क्या ढूंढा? आप सिर्फ चीज़ों को बंद करते जाओगे, डोर बंद करते जाओगे। देखो ह्यूमंस की ना हमेशा से ये रही है, तुम अगर किसी को कुछ मना करोगे ना वो ज़्यादा करेगा उस चीज़ को। तुम्हें क्या लगता है गुजरात के अंदर तुमने शराब बैन कर दी, कोई पीता नहीं क्या? तुमने बिहार में शराब बैन कर दी, सबसे ज़्यादा ब्लैक मार्केटिंग इस समय बिहार में है शराब की। भाई तुम ये नहीं, देखो ये वही चीज़ है ना कि हम छोटे बच्चे को बोलते हैं कि यार उसने अगर लॉलीपॉप मांग ली तो मम्मी डांट देती है, हे लॉलीपॉप नहीं खानी, उसका क्या होगा? नहीं मुझे खानी है तो खानी है, बट उसको प्यार से बोले बड़े दांत खराब हो जाएगा, ये नहीं खाते, आज ये खा लो कल लॉलीपॉप खा लेंगे, वो एक बार को मान जाएगा। मेरे हिसाब से एवरी जनरेशन हैज़ एन ऑप्शन टू शेप द नेक्स्ट वन बेटर, मेरे हिसाब से, क्योंकि वो फिर आपको स्क्रैच से स्टार्ट करने का चांस होता है कि मैं जो अब इसको सिखाऊंगा वही ये आगे जाके सीखेगा। तो कलेक्टिवली लोगों को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है कि टू ट्रैक व्हाट देयर किड इज डूइंग, टू टीच देम गुड मैनर्स, टू टीच देम टू बी काइंड, मेरे हिसाब से। एंड ये जो इन्वायरमेंट अभी देश का बन रखा है ना पूरी कंट्री का, ये बहुत ख़राब है। मेरे हिसाब से इसका डिग्रेडेशन स्टार्ट हो गया था आफ्टर 2010, बिकॉज अब 2010 के पहले की लाइफ देखो, अपनी ही देखो, एंड अभी की देखो, द पीपल यू आर सराउंडेड विद, इट्स हेल अ लॉट ऑफ डिफरेंस भाई। बहुत ज़्यादा वॉयलेंट, एंग्री एंड पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड विथ एवरीवन। पेशेंस नहीं, अटेंशन स्पैन कम हो गया बिकॉज ऑफ रील्स एंड एवरीथिंग, एंड लोग इंटरेस्टेड नहीं है, फोकस नहीं है किसी एक चीज़ में।
तो ये आप स्क्रैच से शुरू कर सकते हो अपने बच्चे के साथ, बट ये कलेक्टिवली हर इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि मैं उनको क्या सिखा रहा हूँ, क्या करने से रोक रहा हूँ, कैसे लोगों के साथ वो बैठ रहा है, तब जाके ही एक एज अ कंट्री डेवलप हो सकते हैं लोग, वरना यहाँ से बर्बादी शुरू है। अभी तो कुछ नहीं है। अभी तो कुछ नहीं है। यूएस देख लो यार, तुम यूरोप मेरे देख हिसाब लो से यार। ये डाउनफॉल अभी जो शुरू हुआ है सिर्फ, क्योंकि वी आर द लास्ट जनरेशन आई गेस जो थोड़ा इतना मैच्योर है, बिकॉज जेनजी आप देख सकते हो, Gen Z whether it comes to dating, whether it comes to being focused, whether it comes to कुछ भी anything, कुछ भी talking something productive, they are the worst, they are the worst. हम इतने मेच्योर इस वजह से हैं बिकॉज वी हैव सीन द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट फ्रॉम स्क्रैच। हमारे टाइम में हमारे फ़ोन इतने थे, अब इतने हैं, तो हमने सब देखा है अपनी आंखों के सामने। पर हमारे तो फोन थे, हम तो जब आए थे फोन थे ही नहीं, थे ही नहीं, exactly, थे ही नहीं। तो लैंडलाइन हुआ करता। अब इनके हाथ में सीधा ये चीज़ पकड़ा दोगे आप एक 2 साल के बच्चे को क्या सिखा रहे हो कि अरे मेरा बेटा तो बिना फ़ोन देखे खाना नहीं खाता। अरे कैसे नहीं खाता? तुमने उसे आदत दिलाई है तब ना नहीं खा रहा हो। 50 साल पहले बच्चे फ़ोन मांगते थे क्या कि फ़ोन दो तो खाना खाऊंगा। वही सही बात है। और यही चीज़ है कि देखो, हाँ, मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ कि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है ये बहुत हेल्पफुल है, मगर डिपेंड करता है कि क्या जिस जनरेशन के हाथ में टेक्नोलॉजी आ रही है और जो जनरेशन उसको वो टेक्नोलॉजी दे रही है, क्या वो जनरेशन जानती है कि इस टेक्नोलॉजी का क्या यूज और क्या मिसयूज हो सकता है। exactly. और अगर वो नहीं जानती है, क्योंकि आप समझोगे बहुत सारे ऐसे मिलीनियल्स हैं या मिलीनियल्स के ऊपर वाले जो लोग हैं, बूमर्स हो गए सब, उनको नहीं पता कि भैया पॉर्न भी कोई चीज होती है इंटरनेट पे। मजाक नहीं कर रहा हूँ, उनको नहीं पता। उन्होंने तो सब कुछ कर करके ही सीखा है। हमारी जनरेशन ने दोनों देख के सीखा है, उनको आज भी नहीं पता है। बट अब मान लो कोई दादाजी हैं, उनको नहीं पता भैया कि फोन पे क्या क्या देख सकते हो आप। उनको तो लगता भैया ये तो बस एक फेसबुक खुलता है हमारे फोन में, तो उसने दे दिया फोन ला गिफ्ट अपने बच्चे को, 4 साल, वो 4th क्लास 5th क्लास के बच्चे को। उसको पता है कि भैया रेड ट्यूब, भैया यू डैश डैश डैश। वो क्या करेगा? वो तो खोलेगा, लेकिन वो रोक नहीं पाएगा, ना वो समझा पाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि भैया ये क्या हो सकता है। Exactly. एक जगह पे मेरे को दिमाग में यही आ रहा था, मैंने कहा बचपन में हम लोग बुक्स पढ़ते थे, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, सारी चीज़ें हम पढ़ते थे, ठीक है। क्यों पढ़ते थे? क्योंकि हमारे पास कहीं ऑप्शन ही नहीं था पढ़ने का। हाँ, अगर किसी को जानना है कि World War II कब हुआ, कब से कब तक हुआ, तो आपके पास एक ही जरिया था, किताब। खोलो। आज की डेट में मैं कहूं अलेक्सा World War II कब हुआ था, Here is an answer from an Alexa Answers contributor that I translated. The Second World War was a global military conflict that took place between 1939 and 1945. अलेक्सा शांत। तो आज की डेट में अगर बच्चे को सिर्फ जानना है कि भाई हिस्ट्री में क्या हुआ, तो किताब खोलने की जरूरत नहीं है, इंटरनेट अवेलेबल है। बट इंटरनेट भी एक लिमिटेड सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको दिया ना एक टाइम पे। हाँ, लेकिन एक चीज है ना, आप ये समझो, जो हमने किताब में पढ़ा बचपन में, अगर हम बेसिक नॉलेज की तरफ जाएं तो क्या हमें किताब की जरूरत है? नहीं है। नहीं है। हम इंटरनेट से पढ़ सकते हैं। अगर अपने बच्चे को आप ये सिखाओ कि बेटा तुम्हारे दिमाग में सवाल आ रहा ना कोई डॉक्यूमेंट्री देख के, मेरे से मत पूछो, ढूंढो मत, अलेक्सा से पूछ लो, गूगल से पूछ लो। अलेक्सा मैंने नहीं बुलाया तेरे को, सॉरी मत जल। तो वो बात है। आप अब मैं ऐसा मानता हूँ टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी चीज़ है, और टेक्नोलॉजी आने वाले टाइम में और तेज़ होने वाली है, और इसका डेवलपमेंट और तेज़ होने वाला है। मेरे पास आज की डेट में चैट जीपीटी है। अगर मुझे पता है कि भाई ठीक है, ऐसा राइटर भी मैं जानता हूँ कि भाई चैट जीपीटी किलर है, राइटर किलर है, चैट जीपीटी कोडर किलर है, चैट जीपीटी एनालिस्ट किलर है, चाहे फाइनेंस के अंदर ही क्यों ना हो, किलर है। क्योंकि मैं बैठूंगा कैलकुलेशन लेके 6 पन्नों की, लगूंगा हफ्ते भर में करूंगा, मैं 6 की 6 कैलकुलेशन चैट जीपीटी दूंगा, 6 सेकंड में आंसर दे देगा वो कि भाई ये एनालिसिस है। मुझे पता है कि टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है। इंस्टेड कि मैं अपने बच्चे को ये बताऊं कि सर बेटा ऐसा है, ये टेक्नोलॉजी इस तरीके से तेरे बेनिफिट में आ सकती है, तब तक वो टेक्नोलॉजी वेस्ट है। अगर मैं उसे समझा ही नहीं सकता, जैसे आपने कहा ना कि बहुत फ्री हो गया है, कम रेट में मिल रहा है, अगर मैं रेट कम भी कर दूं, और ये ऐसा नहीं कि हमारे लिए बुरी चीज़ है ये, इट्स नॉट अ बैड थिंग। लोग कितने इंग्लैंड से आते हैं मेरे दोस्त, वो आके मुझे बोलते हैं भाई
हमारा जैसे यहाँ पर है ना कि भाई रेंट में पैसा चला जाता है, इतना पैसा हमारा वहाँ नेट में चला जाता है, डेटा में चला जाता है। एग्जैक्टली। क्योंकि हम इतने आदत है हमें डेटा कंज्यूम करने। वहाँ पे बंदे बैठते हैं, वो कहते हैं भाई 5 वीडियो से ज़्यादा नहीं दिखेंगे यूट्यूब पे। वो बहुत सेलेक्टिव है कि भाई मैं कौन सी वीडियो पे क्लिक करूंगा। हमारे यहाँ पे चला ही हटा बंद चल रहा है 1.5 घंटे, लोग 1.5 घंटा चल रहा है, रील चल रही है। और इसीलिए इंडिया के अंदर जो है रिटेंशन टाइम और व्यूज रेट ज़्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ डेटा सस्ता है। यही रीज़न है सबसे बड़ा। तो इंस्टेंट के में से अच्छी चीज़ के लिए यूज़ करें। अभी हम लोग गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं क्योंकि गाइडेंस ही नहीं है मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से अब ये जनरेशन सुनने वाली भी नहीं है, और आप गाइडेंस भी दे रहे हो तो कोई सुनता नहीं। और इसीलिए मैं बोलता हूँ ये जो टाइम है ना दुनिया के अंदर, मेरे हिसाब से किसी भी एम्बिशियस इंसान के लिए इससे बेटर टाइम नहीं हो सकता। आपने वो वाली लाइन सुनी है, इजी टाइम क्रिएट वीक मैन? हाँ, यही जनरेशन टू जनरेशन है। ये जो एनालॉजी है ना, ये रे डालियो की एक एनालॉजी है। रे डालियो एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं। उन्होंने एक किताब लिखी थी साइकिल, ह्यूमन साइकिल्स करके। उन्होंने कहा एक देश है, 4 साइकिल होती हैं देश के अंदर। फर्स्ट साइकिल होती है जो देश को उठाने की कोशिश करती है। सेकंड साइकिल होती है जो उस देश के अंदर के लोगों को एम्पावर करती है। थर्ड साइकिल होती है, और थर्ड साइकिल का मतलब ये है कि जनरेशन है। पहली जनरेशन जो देश को उठा रही ये है, देश नहीं है, फैमिली के लिए भी है। एग्जैक्टली, फैमिली के लिए भी है। सेकंड जनरेशन एम्पावर कर रही है। थर्ड जनरेशन कहीं ना कहीं थोड़ी सी ढीली पड़ रही है क्योंकि वो अपने लाइफस्टाइल को देख रही है, क्योंकि वो ऑलरेडी एम्पावर्ड है। हाँ, एग्जैक्टली। फोर्थ जनरेशन जो है वो ऑलरेडी ब्रेन वॉश्ड है, क्योंकि उसके पास सब कुछ हाथ में मिला हुआ है, उसे कुछ पर्पस ही नहीं, उसको पर्पस ही नहीं है। रोनाल्डो ने अपने बच्चे के लिए यही बोला है। रोनाल्डो जूनियर, ही हैज़ एवरीथिंग टू स्टार्ट। तो उसे कभी स्ट्रगल का मतलब ही नहीं समझ आएगा, उसे कभी पता ही नहीं चलेगा व्हाट इट इज टू अचीव व्हाट आई हैव डन। वही तो ये मुकेश अंबानी का सीन यही है। अनंत अंबानी के भाई का नाम क्या है? अनंत अंबानी के नानी का था वो, मुकेश का भाई आकाश अंबानी। आकाश अंबानी से किसी ने एक दिन पूछा कि आकाश और ईशा से किसी ने पूछा कि आप लोगों को बचपन में कितना पॉकेट मनी वगैरह मिलता था? कह रहे पापा हमें सिर्फ एक्स अमाउंट देते, बहुत कम अमाउंट था वो, मैं बोलूँगा नहीं। कहते मुझे इतना अमाउंट देते थे। क्यों? ये पापा चाहते थे कि हमें समझ में आए पैसे की कीमत क्या है। हमारे आसपास ऐसे लोग थे जो हमसे बहुत कम अमीर थे। हम तो देश के सबसे अमीर लोग हैं पिछले 20 साल से, और हमसे बहुत कम से बड़े उनके जो बेटे थे वो तो फुल गाड़ी वाड़ी में आते थे, पैसा वैसा खर्च करते थे, हमारे पास नहीं होते थे। लेकिन हमें क्या समझ में आया? पैसा मैनेज कैसे करना, वो ज्ञान मिला हमें। तो ये मैं कहता हूँ कि मुकेश अंबानी ने अपने बच्चों को बहुत अच्छी सीख दी। मैं कह रहा हूँ फैमिली वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसलिए जब लोग बोलते हैं ना कि नहीं भाई ये तो जैसा जनरेशन डुबा देगी ना, मैं कहता हूँ नहीं, ये जनरेशन वेल ग्रोन है। अनंत अंबानी को ले लो, ठीक है, लोग उसे जब उसकी पहली वीडियो निकली उसको लोगों ने बहुत ट्रोल किया अनंत अंबानी को कि ये तो इनकॉम्पिटेंट सा लग रहा है, तो बच्चा सा लग रहा है, ये लग रहा है। लोगों ने ये नहीं देखा कि यार अनंत अंबानी के हेल्थ इश्यूज कैसे हैं। वो कितना लड़कर आया है अपनी लाइफ में, सिर्फ अपने आप को जिंदा। उसने अपने स्पीच में अपनी शादी पे बोला था कि मेरे फादर के आंख से आंसू आ जाते थे, फिर भी और लोग कहते हैं ना इतना पैसा खर्च कर दिया, इतना पैसा, ये मुकेश अंबानी ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। भाई ये समझो यार, वो लड़का बेचारा उनका शायद जिंदा नहीं रहता एक समय पे, और वो लास्ट बेटा है उनका, ठीक है, जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है, क्योंकि वो शायद खो सकते थे उसे। तो उन्होंने सारा प्यार दिया उसको शादी पे, उसका सबसे बड़े दिन पे। लेकिन क्या उसको परवरिश अच्छी नहीं दी? इसलिए उस बंदे ने उसने कहा कि ठीक है मैं अपने बड़े भाइयों की बात, मैं अपने बड़े भाई और अपनी बहन की बात मानूंगा, मेरे को ये जू दे दो, मैं एनिमल्स की देखभाल करना चाहता हूँ। ये परवरिश है। और वही आदमी है जिसने इतना फ्री इंटरनेट कर रखा है देश के लिए। तो जब वो अपने बेटे को अपनी अच्छी सीख दे सकता है, तो भाई बाकी भी देश दे सकता है। बाकी लोग क्यों नहीं दे सकते? दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। तो यही बात है कि भाई ठीक है, हम आर्ट पे थे और आर्ट से यहाँ तक आए, और ये अच्छा चीज़ था कि हम लोग आर्ट से यहाँ तक आए, क्योंकि हर चीज़ ना बहुत वर्ल्ड में सब कुछ कनेक्टेड है आपस में, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। अगर आप आर्टिस्ट हो कहीं ना कहीं आप बिजनेस से कनेक्टेड हो, अगर आप बिजनेस हो तो कहीं ना कहीं आर्टिस्ट से कनेक्टेड हो,
जोमेटो का आइडिया, जोमेटो के अंदर वो भी बनाने के लिए किसी क्रिएटिव बंदे को आना पड़ता है। तो वही मेन चीज़ है कि, और वो क्रिएटिव बंदा भी लिखता है पहले, ठीक है, वही चीज़ है कि सारा का सारा कहीं ना कहीं घुमा फिरा के आ वहीं जाता है। तो ठीक है, इंटरनेट में ये मानता हूँ कि ठीक है, और मैं ये भी कहीं ना कहीं मानता हूँ कि इंटरनेट ने बहुत नए स्कोप खोल दिए आर्टिस्ट के लिए। हाँ, हम आज जो बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं शायद 10 साल पहले पॉसिबल नहीं होता, कोई देखता नहीं। कोई देखता नहीं था। एग्जैक्टली। अगर आज ये टीवी भी चले कोई नहीं देखेगा, बट ये डिजिटल ही है जो चल रहा है। तो हम जैसे लोगों का शायद कर्तव्य बनता है ये कि कहीं ना कहीं हम जो सीख शायद मिसिंग है उनके पेरेंट्स से, वो चीज़ वो हमसे सुने, उस चीज़ को शायद थोड़ा ध्यान दें, अमल करना चाहते हैं तो अमल भी करें। सारी बातें नहीं, हम बहुत बकचोद किस्म के इंसान हैं, तो सारी चीज़ नहीं, अच्छी चीज़ें हमसे अपने अंदर डालें आप लोग। तो ठीक है, यही बात थी मेन। तो आपकी किताब आई, बहुत अच्छा लगा पढ़ के। कुछ स्टार्टिंग के मैंने पढ़ी उसके अंदर, हमेशा हमारी तरफ से तो हमेशा क्लैपिंग रहती है। तभी ये रात का जन्म हुआ था, सुबह सुबह, और रात में बहुत कुछ हुआ था। क्या हुआ था वो मत दीजिए, रहने दीजिए। वीडियो देखिए, जाके सर्च करिए विशाल वर्मा फीट कैजान, ये रात फुल ऑर्गेनिक, सबसे फुल ज्यादा मोनेटाइज्ड वीडियो है। हाँ, और उसके अंदर मैं आपको बता दूं है जो भी हम बात कर रहे थे उसी बारे में, लेकिन इन लिमिट। देख लेना, ठीक है। हमारी फ्रेंड है वहाँ पे, अन्नपूर्णा बेमेजाय, काफ़ी सुंदर हमारी फ्रेंड, उनको भी आप देख के ज़रूर आपको अच्छा लगेगा। चलिए, आप कुछ आखिरी ऑडियंस से कुछ कहना चाहें अपनी किताब के बारे में तो आप कह सकते हाँ, प्लीज़ पढ़िए। ये मैंने बहुत टाइम लगा के लिखी हैं ये पोएम्स, एंड ये पोएम सिर्फ 1 महीने में नहीं लिखी है बेसिकली। कुछ हैं। ऐसी ये जन्म की कहानी है। कुछ ऐसी पोएम्स भी हैं जो बहुत सालों पहले लिखी थी, किस इमोशंस में लिखी थी, कैसे कंडीशंस में लिखी थी। और अगर आप कोई एक्स हैं विशाल वर्मा जी, किताब जरूर खरीदेगा, आप अमर हो चुकी हैं। बेसिकली पोएट्रीज जो मैं लिखता हूँ, दीज पोएट्रीज एंड सॉन्ग्स आर रिलेटेड टू माई लाइफ ओनली। तो ऐसे स्क्रैच से कुछ भी मजाक मस्ती नहीं है, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू लाइफ। तो ये लोग इससे कनेक्ट कर पाएंगे। प्लीज़ गो एंड चेक इट ऑन Amazon, एंड आई एम श्योर यू विल लव इट। और थोड़ा सा अपनी नॉवल के बारे में बता दीजिए, आपकी नॉवल किस चीज़ पे आने वाली दिसंबर में? तो जो नॉवल मैं लिख रहा हूँ, इट्स बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ फिक्शन, एंड उसके साथ साथ आई विल ऑल्सो रिलीज अ ट्रैक विथ इट। ये पहले किसी ने किया नहीं है, आई एम द फर्स्ट वन, आई एम ट्राइंग टू डू दिस। तो वो नॉवल एक्चुअली एक लड़के के बारे में है जिसने बेसिकली सुसाइड कर लिया था। ये वो वाला तो आदमी नहीं है कहीं जो वो क्या गाना आया था कॉलेज नहीं, स्कूल के टाइम पे आया था कि बंदा कैंसर से मर गया? It's someone that I have known. अच्छा, Someone that I have known, and स्कूल या कॉलेज? college. तो दुख भरी कहानी कॉलेज है। लाइफ की कहानी है, एंड एक लव स्टोरी है। लव स्टोरी फेल हुई, फैमिली इन्वॉल्व थी, एंड अनफॉर्चुनेटली वो बंदा प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया। लड़की भी गलत थी, आई वुड से। लड़कियां तो हमेशा ही मेजॉरिटी केसेस में Sometimes you need to come out publicly and support the person you love. But ठीक है, whatever happened was wrong, and that guy killed himself. And ये तो कहीं ना somehow कहीं I took it as my responsibility कि ये कहानी मुझे लानी बहुत ज़रूरी है, because वो इकलौता लड़का था, and no one knows about that. तो ये कहानी मैं खुद लिख रहा हूँ, और दिसंबर तक आ जाएगी ये। और साथ ही साथ एक सॉन्ग भी आएगा, परिंदा। वो गाना भी उसी साइड पे कनेक्टेड है कहीं। हाँ, तो पर उससे पहले आप लोग ये देखिए जरूर। जाते जाते आई वुड लाइक टू मेंशन वन थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू। आई एम आल्सो कनेक्टेड टू एन NGO here in Delhi, okay, and the name of the NGO is गीतांजलि वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। ये लोग क्या करते हैं, ये वीकेंड ड्राइव्स करते हैं, फेस्टिवल ड्राइव्स करते हैं, गरीब लोगों को कपड़े, खाना, एंड स्कूल में टीचिंग्स एंड एवरीथिंग दे प्रोवाइड इट, ओके, एंड इट्स कम्प्लीटली वॉल्टरी बेस्ड सर्विस। आप खुद जाके भी इस कम्युनिटी से जुड़ सकते हो, हेल्प कर सकते हो। आई थिंक पीपल नीड अ सोर्स टू हेल्प विथ। लोग सोचते हैं कि मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ, कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ सोसाइटी के लिए। तो आई वुड से कि दिस इज़ द बेस्ट वे पॉसिबल इफ़ यू आर इन दिल्ली, और इवन आउटसाइड एज वेल। आई लिव इन पुणे, बट आई एम स्टिल डूइंग दैट फ्रॉम देयर। तो आप उनका पेज भी चेक कर सकते हो, गीतांजलि वेलफेयर, और यू कैन चेक माई ID एंड यू कैन DM मी इफ़ यू वांट टू गेट एडेड। तो अभी रिसेंटली वी आर conducting an internship for college goers, and anyone can join it. Social media marketing, and basically for distributions, volunteer distributions and everything.
तो whoever wants to join can DM us and we are open to them. बिल्कुल अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी आप जरा हैंडल कैमरे पे बता दें तो So my Instagram is Vishade05. It's VISHADE05. Feel free to DM me, ping me for whatever you want to, and we can connect over there. Yeah. बिल्कुल अब आप जाके इंस्टाग्राम पे एक बारी चेकआउट ज़रूर करें और अमेज़ॉन पे जाके मून स्ट्रिंग्स बाय विशाल वर्मा भी ज़रूर सर्च करें और ऐड टू कार्ट सिर्फ नहीं बाय राइट नाउ पे क्लिक करें समझे। चलिए ये था आज का शो, लेट नाइट शो था। घड़ी में बज रहे हैं 2, जैसे कि आप देख सकते हैं, कसर नहीं छोड़ते हैं, चाहे 2 बजे चाहे 3 बजे चाहे 4 बजे। अगर शो है तो है, आप लोगों को अगर मज़ा आ रहा है तो आ रहा है, कंटिन्यू रखेंगे। तो देखते रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा इस चैनल को, लाइक ज़रूर करिएगा इस पेज को। मिलते हैं आप लोगों से शो पे, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।